अलीज एग्जाम पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अली भाई और अलीज एग्जाम पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या लगातार 20 घंटे की पढ़ाई, मतलब एक दिन में 20 घंटे, किसी के आगे के 40 साल की जिंदगी तय कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। और आज हम इसी मुद्दे पर बात करने वाले हैं। हाँ, तो आज हम उस यूपी पुलिस 2026 जीत सीरीज मास्टर डॉक्यूमेंट का एकदम गहराई से पोस्टमार्टम करने वाले हैं। इसने सिलेबस को रटने के बजाय समझने का एक नया ब्लूप्रिंट दिया। सही बात, क्योंकि पीडीएफ की पहली स्लाइड में ही एक बड़ा पावरफुल कोट लिखा है कि अगर 3 महीने की मेहनत आपकी जिंदगी बदलती है तो 20 घंटे भी मेहनत करनी पड़े तो कर देनी चाहिए। सुनने में थोड़ा डरावना लगता है ना, 20 घंटे। अरे हाँ, पर इसके पीछे का लॉजिक सिंपल है। हमें हार्डवर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करना है। ध्यान सिर्फ उन मुश्किल और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पर देना है जो एग्जाम में आते हैं। मतलब एग्जाम से पहले 3 घंटे बैठकर लंबे लंबे नोट्स नहीं बनाने। बिल्कुल नहीं। ये पीडीएफ ऐसे डिजाइन की गई है कि शुरुआती लोगों के लिए भी पूरी है और जिनका एग्जाम कल है उनके रैपिड फायर रिवीजन के लिए भी। साथ ही यूपी पुलिस के सत्यमेव जयते लोगों के साथ ये भी मेंशन है कि होमगार्ड जवानों के लिए भी ये 100% फायदेमंद है। क्या बात है। तो चलिए सबसे पहले स्लाइड 2 पर चलते हैं। देश के सबसे बड़े ऑपरेटिंग सिस्टम यानी हमारे भारतीय संविधान पर। हाँ, बिना ओएस के तो देश चलेगा नहीं। वही तो। अब इसको एमसीक्यू की फॉर्म में देखते हैं। पहला सवाल अक्सर ये आता है कि संविधान के पृष्ठों को यानी इसके पेजेस को किसने डिजाइन किया था? इसका सीधा जवाब है नंदलाल बोस। राइट। लेकिन देखो, यहाँ एक और डिटेल छुपी है। अच्छा, वो क्या? डिजाइन तो उन्होंने किया, पर उसको अपने हाथों से लिखा किसने? अंग्रेजी में इसकी कैलीग्राफी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने की थी। ओह राइट। और हिंदी में? हिंदी संस्करण वसंत कृष्ण वैद्य ने लिखा था। मतलब ये सिर्फ कानून की किताब नहीं, एक आर्ट पीस भी है। सही कहा। और इस आर्ट पीस को बनने में टाइम लगा। एमसीक्यू अक्सर इसकी डेट्स पर बनते हैं, जैसे पहली मीटिंग कब हुई थी। टाइमलाइन बहुत लॉजिकल है। देखो, 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ, फिर 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई। और उस दिन अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, सच्चिदानंद सिन्हा, है ना? एग्जैक्टली। क्योंकि कोई परमानेंट प्रेसिडेंट नहीं था। ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। और फिर 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव यानी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया। हाँ, वही प्रस्ताव जिसने हमारे देश की दिशा तय की। 9, 11, 13 ये डेट्स तो याद हो जाएंगी, लेकिन मुझे हमेशा, मतलब सच बताऊं तो, अनुसूचियों में बड़ा कंफ्यूजन होता है। अरे 12 शेड्यूल्स याद रखना मुश्किल लगता है। बहुत मुश्किल। कोई एमसीक्यू आए कि चौथी अनुसूची में क्या है तो दिमाग घूम जाता है। कोई आसान तरीका है इसका? देखो, इसको एक मैट्रिक्स की तरह समझो। पहली अनुसूची में देश के संघ और राज्य क्षेत्रों का जिक्र है, यानी हमारा एरिया। दूसरी में वेतन और भत्ते हैं, मतलब पैसा। तीसरी में शपथ ग्रहण है। अच्छा, एरिया, पैसा, फिर शपथ। और चौथी में राज्यसभा की सीटों का बंटवारा है। और ध्यान रखना, यूपी में सर्वाधिक 31 राज्यसभा सीटें हैं। हाँ, क्योंकि जनसंख्या सबसे ज्यादा है। और 5वीं अनुसूची? वो अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति प्रशासन के लिए है। वेट, अगर 5वीं जनजाति क्षेत्रों के लिए है तो 6ठी अनुसूची किस लिए? इसमें नॉर्थ ईस्ट वाले राज्य आते हैं ना? वही तो ट्रिक है। 6ठी अनुसूची में 4 स्पेसिफिक राज्य हैं। पीडीएफ में बड़ी बढ़िया ट्रिक दी है, एटीएम। हाँ। मतलब ए से असम, टी से त्रिपुरा, हाँ, और एम से मेघालय और मिजोरम। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट पता है क्या है? क्या? इसमें मणिपुर शामिल नहीं है। पीडीएफ में ये लाल रंग से हाईलाइट किया गया है। एग्जाम में एमसीक्यू में मणिपुर जरूर डालते हैं, कंफ्यूज करने के लिए। वाओ, मणिपुर इज नॉट इन द एटीएम। ये बढ़िया था। खैर, अब स्लाइड 3 पर चलते हैं। आधुनिक भारत से थोड़ा प्राचीन इतिहास में आते हैं, सिंधु घाटी की तरफ। हाँ, आजकल हम स्मार्ट सिटी का बड़ा जिक्र करते हैं, पर क्या सिंधु घाटी के लोग सच में इतने एडवांस थे? अरे, आज के प्लानर्स भी उनसे सीख सकते हैं। हड़प्पा को ही देख लो, रावी नदी के किनारे है, दयाराम साहनी ने खोज की थी। वहां की सड़कें तो एकदम समकोण पर कटती थी ना, 90 डिग्रीज पर। बिल्कुल, समकोण सड़कें, बेहतरीन व्यापार, स्वस्तिक का चिन्ह और पशुपति और मातृदेवी की पूजा, सब कितना ऑर्गेनाइज था। ऋग्वेद में 2 और जगहों का बड़ा डीप एनालिसिस है। एक तो भेरना, जो हरियाणा में है। हाँ, वो सबसे प्राचीन नगर माना जाता है। और दूसरा राखीगढ़ी है, जो सबसे बड़ा नगर था, है ना,
लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में। सही पकड़ा। उसके बाद जब हम वैदिक काल में आते हैं तो इकोनॉमी एकदम नेचर पर शिफ्ट हो जाती है। वहीं से एक एमसीक्यू बनता है, ऋग्वैदिक काल में सोमदेवता किसके देवता थे? इसका जवाब है वनस्पति या पौधों के। मुख्य देवता उनके इंद्र थे, प्रिय पशु घोड़ा था और सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी। एक वर्ड ने मुझे बड़ा अट्रैक्ट किया, आमाजू। ये किस लिए यूज होता था? ये उन औरतों के लिए था जो आजीवन कुमारी रहती थी। ये दिखाता है कि उस वक्त महिलाओं को आजादी थी। क्या बात है। अच्छा, एक बहुत कॉमन एमसीक्यू है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। इसे 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। मदन मोहन मालवीय जी ने इसे पॉपुलर बनाया। और टोटल उपनिषद 108 हैं। वैसे उपनिषद का मतलब क्या होता है? इसका अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। वाह। वैदिक शब्दावली से और भी डायरेक्ट सवाल आते हैं, जैसे व्रीहि माने चावल, उर्वरा मतलब कृषि भूमि, और दुहिता बेटी के लिए यूज होता था। इसमें एक शब्द अघन्य है, गाय के लिए जिसे मारा ना जा सके। उस वक्त गाय इतनी पवित्र क्यों थी? क्योंकि पूरी इकोनॉमी पशुपालन पर थी। गाय मारना मतलब अपना बैंक अकाउंट खत्म करना। हाँ, बिल्कुल। इकोनॉमी ज्योग्राफी से जुड़ी है। तो चलो भूगोल पर चलते हैं, स्लाइड 4 और 5 पर। कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। हाँ, ये राज्यों का ऑर्डर याद करना बहुत कंफ्यूजिंग होता है श्रोताओं के लिए। उसकी एक बढ़िया ट्रिक है ना पीडीएफ में, मित्र पर गमछा झार। एग्जैक्टली। मी से मिजोरम, त्रा से त्रिपुरा, पा से पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान, गा से गुजरात, मा से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़ और झार से झारखंड। एक झटके में 8 राज्य याद। इसमें सबसे ज्यादा लंबाई कर्क रेखा की एमपी में है और सबसे कम राजस्थान में। और एक मजेदार फैक्ट, झारखंड की राजधानी रांची बिल्कुल इस रेखा पर स्थित है। सही है। क्षेत्रफल के हिसाब से टॉप राज्य कौन से हैं? पहला तो राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र और चौथा हमारा अपना उत्तर प्रदेश। बॉर्डर्स पर भी एमसीक्यूज आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं कौन सी हैं? मैकमोहन रेखा 1914 में बनी भारत और चीन के बीच, रेडक्लिफ भारत पाकिस्तान और ड्यूरेंट रेखा पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच। अब जमीन से आगे नदियों पर आते हैं। सवाल है, भारत के बाहर उद्गम वाली कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र 2900 किलोमीटर लंबी है, मानसरोवर से निकलती है। इसका सफर बड़ा फिल्मी है। तिब्बत में यारलुंग तांगपो कहते हैं, फिर अरुणाचल आती है तो दिहांग बन जाती है, और बांग्लादेश में घुसते ही इसको जमुना बोलते हैं। और हाँ, इस पर दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली स्थित है। अच्छा, एक क्विक फैक्ट जो स्लाइड में है, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा कहते हैं। अब थोड़ा यूपी के विशेष तथ्य देख लें। बिल्कुल। मुजफ्फरनगर को चीनी का कटोरा कहते हैं। अलीगढ़ अपनी ताला नगरी के रूप में फेमस है। फिरोजाबाद चूड़ी का शहर है। और मिर्जापुर और मुरादाबाद तो पीतल नगरी है ही। यूपी की स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुई थी। इसका जो राजकीय चिन्ह है ना, वो 2 मछली तीर कमान वाला। हाँ, जो यूपी पुलिस की वर्दी पर भी होता है, वो 1938 में अपनाया गया था। इसमें अशोका वृक्ष, जलीय जीव डॉल्फिन और पशु बारहसिंघा भी स्टेट सिंबल्स हैं। चलो, जमीन और ज्योग्राफी को छोड़कर अब डिजिटल दुनिया में आते हैं। स्लाइड 6 और 7, डिजिटल क्रांति। टेक का जमाना है तो टेक पर एमसीक्यू तो बनेंगे ही। एक सीधा सवाल, फेसबुक का नया नाम क्या है? सबको पता है, मेटा। 1904 नहीं, मतलब 2004 में आया था ये। सही कहा। टेक एवोल्यूशन का सीक्वेंस अक्सर पूछा जाता है। 2005 में यूट्यूब आया, 2006 में ट्विटर, जो अब एक्स बन गया है, फिर 2009 में व्हाट्सएप और 2010 में इंस्टाग्राम। कर साक्षरता में सबसे आगे है। और श्रावस्ती सबसे पीछे। इंडिया के लेवल पे बात करें तो ओवरऑल लिटरेसी 74.04% है। केरला टॉप पर और बिहार लास्ट में। अब जब सब ऑनलाइन है तो सेफ्टी हेल्पलाइंस याद रखनी चाहिए। सड़क पर कोई दिक्कत हो तो क्या डायल करें? 112। महिलाओं के लिए 1090 विमेन पावर लाइन। सीएम की हेल्पलाइन 1076 है। बच्चों के लिए 1098, मेडिकल के लिए 108 और साइबर क्राइम के लिए 1930 याद रखना चाहिए। सुरक्षा की बात हो रही है तो एक एमसीक्यू बनता है, सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा किसका नारा है? ये एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का नारा है, जिन्हें हम ब्लैक कैट कमांडोज कहते हैं। इनकी स्थापना 1984 में हुई थी। और इनका एचक्यू गुरुग्राम में है। वैसे वहां एक और हेडक्वार्टर्स है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। गुड पॉइंट। इसके साथ ही मानवाधिकार पर सवाल आते हैं। यूडीएचआर, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब आई? 10 दिसंबर 1948। इसीलिए 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाते हैं।
इसमें टोटल 30 अनुच्छेद हैं। और ड्राफ्टिंग कमेटी की हेड एलेनोर रूजवेल्ट थी। इसमें अनुच्छेद 4 बड़ा खास है, जो दास्ता यानी स्लेवरी पर रोक लगाता है। और आंतरिक सुरक्षा के लिए 1992 में राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव फाउंडेशन बना, जो गृह मंत्रालय के अंडर काम करता है। अब सुरक्षा से प्रगति की तरफ बढ़ते हैं। कृषि और अर्थव्यवस्था, स्लाइड 8, 9, 10। फसल और राज्यों का मैचिंग गेम बड़ा कॉमन है एग्जाम्स में। चलो जल्दी से क्लियर करते हैं। यूपी सबसे आगे है गन्ना में, वेस्ट बंगाल किस में है? जूट और चावल में, राजस्थान बाजरा में टॉप पर है। गुजरात कपास और मूंगफली, कर्नाटका कॉफी के लिए और असम अपनी चाय के लिए मशहूर है। और एमपी दाल और सोयाबीन में सबसे आगे है। और इस पैदावार के पीछे हरित क्रांति का बड़ा हाथ है। एमसीक्यू आता है, हरित क्रांति के बीज कौन से थे? वो HYV बीज थे, हाई यील्डिंग वैरायटी। इसके जनक नॉर्मन बोरलैग थे, मेक्सिको से। और भारत में MS स्वामीनाथन, जिन्हें 2024 में भारत रत्न मिला है। ये तीसरी पंचवर्षीय योजना के टाइम आया था। इसको जल बीज उर्वरक तकनीक भी कहते हैं। इसका सबसे ज्यादा फायदा हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी यूपी को हुआ। बिल्कुल। अब अर्थव्यवस्था के प्रकार पर भी एक MCQ बनता है, जैसे मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? मिश्रित मतलब मिक्स्ड इकोनॉमी। इसके जनक JM केन्स थे। इसमें प्राइवेट और सरकार दोनों का रोल होता है, जैसे अपने भारत में। प्रॉफिट भी, कल्याण भी। और इसके उल्टा समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है, जिसमें सब सरकार देखती है। कार्ल मार्क्स इसके जनक थे, जिन्होंने दास कैपिटल लिखी थी। रूस और चीन इसके एग्जाम्पल हैं। इकोनॉमी को समझने के लिए 5 सेक्टर्स होते हैं। प्राथमिक में कृषि और माइनिंग आती है, द्वितीयक में मैन्युफैक्चरिंग, तृतीयक में सेवा मतलब सर्विस सेक्टर, चतुर्थक में IT और बौद्धिक काम, और पंचमक में उच्च स्तर के पॉलिसी निर्णय। इन्हीं में से एक सवाल आता है, DGFT किस मंत्रालय में है? ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन आता है। और संचार में सबसे बड़ा रोल आजकल ईमेल का है। पूरा रूप है इलेक्ट्रॉनिक मेल। पता है, इसके जनक रे टॉमलिंसन थे 1970-71 के आसपास, पर भारत में इसके जनक शिवा अयादुराई को माना जाता है। और एक प्रैक्टिकल MCQ, जीमेल में लिमिट 25 MB होती है अटैचमेंट की, और हर ईमेल ID यूनिक होती है। कुछ महत्वपूर्ण दिवस भी देख लेते हैं। 12 जनवरी को क्या होता है? राष्ट्रीय युवा दिवस, स्वामी विवेकानंद जी के सम्मान में। 4 जनवरी को लुइस ब्रेल दिवस। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस। और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। अब थोड़ा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चलते हैं। स्लाइड 11, 12 और 13। एक ट्रैप वाला MCQ आता है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? लोग UNO सोचकर न्यूयॉर्क टिक कराते हैं। और आंसर है द हेग, नेदरलैंड्स। इसमें 15 जज होते हैं और कार्यकाल 9 साल का होता है। भारत की तरफ से BN राव और नागेंद्र सिंह इसमें जा चुके हैं। ओलंपिक पर भी सवाल बनते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन 30 जून 1994 को हुआ था। हाँ, इसका हेडक्वार्टर लुजान में है और आधुनिक शुरुआत 1996 में हुई। भारत और महिलाओं दोनों की एंट्री 1900 में हुई थी पेरिस ओलंपिक्स में। साहित्य में नोबेल पाने वाले पहले भारतीय या एशियन कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर 1913 में गीतांजलि के लिए मिला था, पर 1919 में उन्होंने अपनी नाइटहुड उपाधि लौटा दी थी जलियांवाला बाग के विरोध में। एक करेंसी ट्रिक भी है PDF में। फिनलैंड की मुद्रा क्या है? यूरो। उसकी ट्रिक थी यारो, यानी फिन से फिनलैंड, मनी से जर्मनी, इटली, नान से इटली और यूनान। पेन से स्पेन और आयरन से आइलैंड। कितना आसान है। सच में। साइंस में भी डायरेक्ट सवाल हैं। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की? हेनरी बेकेरेल ने। साथ ही मैरी क्यूरी का जिक्र जरूरी है। वो अकेली महिला है जिन्हें 2 साइंस क्षेत्रों में नोबेल मिला है। और आइंस्टाइन की E=mc²। रदरफोर्ड की प्रोटॉन की खोज। खिलाड़ियों की आत्मकथाओं से भी MCQs आते हैं। मैरी कॉम की बुक है अनब्रेकेबल। संजय मंजरेकर की इम्परफेक्ट। माइकल होल्डिंग की नो होल्डिंग बैक। साइना नेहवाल की प्लेइंग टू विन और सचिन की प्लेइंग इट माय वे। अब आते हैं इकोनॉमी के एक बड़े झटके पर, डीमोनेटाइजेशन। सवाल है, 1946 के विमुद्रीकरण में RBI गवर्नर कौन थे? CD देशमुख थे। भारत में 3 बार ऐसा हुआ है, 1946, 1978 और 2016। वैसे RBI के पहले गवर्नर ऑस्बर्न स्मिथ थे। टैक्स सिस्टम की बात करें तो आखिरी स्लाइड्स 14 और 15 में GST का जिक्र है। सामान्य पोर्टल है www.gst.gov.in। ये 101वां संशोधन था। 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। कनाडा मॉडल पे बेस्ड है
और सबसे पहले अटल जी के विचार में आया था। अमिताभ बच्चन इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। पर्यावरण के अधिनियम भी जल्दी से बता दो। जल अधिनियम 1974, वन्यजीव 1972 और वायु अधिनियम 1981। विज्ञान में राशि वाले सवाल। कोणीय संवेग अदिश राशि है, बल, त्वरण और वेग सदिश राशि हैं। सेल की बात करें तो पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया है, मस्तिष्क केंद्रक है और प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम है। ग्लोबल इंडेक्स में भारत का सॉफ्ट पावर इंडेक्स में 28वां स्थान है और यूएन ने 2026 को चारागाह और पशुपालक वर्ष घोषित किया है, जो मंगोलिया ने पेश किया था। पूरा सिलेबस कवर हो गया और पीडीएफ की आखिरी स्लाइड में एक बहुत प्रेरक कविता लिखी है। सारा जहां भी साथ दे तो और बात है, और तू जरा भी साथ दे तो और बात है। वाह, चलने को एक पैर से भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। मतलब आपकी मेहनत। तो जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए एक होमवर्क है। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है? कमेंट में जरूर बताएं। और पीडीएफ और RVWA ऐप के नोट सेक्शन से या सोनवीर सर के चैनल से ले सकते हैं। अंत में वही नारा, जब तक अपनी तरफ से 100% ना दे दूं तब तक नहीं हारूंगा। इस पूरी गहराई से चर्चा के बाद एक नया विचार छोड़कर जा रहा हूं दोस्तों। जरा सोचिए, अगर हमारे संविधान निर्माताओं ने मिश्रित अर्थव्यवस्था की जगह पूरी तरह से समाजवादी मॉडल अपनाया होता, तो क्या हमारी आज की ये तेजी से बढ़ती डिजिटल क्रांति और मेटा या यूट्यूब जैसी सुविधाएं संभव हो पाती? क्या सरकार के पूरे नियंत्रण में ऐसी टेक्निकल आजादी मिल सकती थी? सोचने वाली बात है। जरूर सोचिए। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।